हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन टू द पेमेंट देख लिया है, डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट देख लिया है, और ये पेमेंट डिज़ाइन का आई थिंक तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग डिज़ाइन शुरू करेंगे। आज के वीडियो में जीआई वैल्यू की बेसिस पे कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे पहले कि फेलियर क्राइटेरिया क्या क्या है, कि पेमेंट फेल हो रही है तो सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला परमानेंट डिफॉर्मेशन का कारण जो होता है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग रटिंग बोलते हैं। रटिंग क्या था? गड्ढा हो जाना, ठीक है, ऐसे गड्ढा हो जाना। तो ये रटिंग का परमानेंट, इसी को परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसका सबसे मेन कारण जो है ये वर्टिकल स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ द सबग्रेड के ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रेन आ रहा है वो है। एंड सेम अगर मैं फैटिग की बात करूं, फैटिग मतलब टेंसाइल क्रैकिंग का सबसे मेन कारण है टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि बिटुमिनस लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेन आने की वजह से क्या आता है। वहाँ टेंसाइल क्रैकिंग नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा होगा फैटिग फेलियर। तो फैटिग फेलियर आता है कि टेंसाइल स्ट्रेन एट द बिटुमिनस लेयर, एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर, उसकी वजह से फैटिग फेलियर आता है। एंड वर्टिकल स्ट्रेन एट द सब ग्रेड इज रटिंग या परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ईएसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। ये बस इतना बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला बताता है कि नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना होना चाहिए आपके पेमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग एसएससी और ईएसी की प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलता क्या है कि एनएफ की वैल्यू, एनएफ क्या है? नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन। कितने स्टैंडर्ड एक्सल लोड का रिपीटेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग कितना परमिसिबल फैटिग होगा, मतलब परमिसिबल लिमिट ऑफ फैटिग क्रैक या टेंसाइल स्ट्रेन या क्रोकोडाइल क्रैकिंग, जो भी बोलो, मेन कीवर्ड फैटिग जो होगा उसके कारण जो क्रैकिंग होगी वो उसकी परमिसिबल लिमिट, तो वो डिपेंड कर रही है एनएफ पे। अगर आपका एनएफ लेस देन 30 MSA है, मतलब 30 MSA से 30 मिलियन, 30 × 10⁶ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड 30 मिलियन से कम है, अगर आपका क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका परमिसिबल लिमिट 20% ऑफ द एरिया क्रैक्ड हो सकता है। मतलब कि क्रैकिंग की लिमिट है कि 20% एरिया की क्रैकिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फॉर एनएफ लेस देन 30 MSA। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा एनएफ है तो थोड़ा सीरियस कंडीशन है, तो हम क्रैक को केवल 10% तक ही परमिसिबल मानेंगे, 10% ऑफ द क्रैक्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये बात आती है। सिमिलरली कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एनएफ जो है यहाँ पे इन केस ऑफ फैटिग फेलियर, एनएफ इज डिपेंडेंट अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमिनस लेयर। ये बहुत ध्यान देना होगा। बिटुमिनस लेयर के टेंसाइल स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी फार्मूला तब याद करिए जब आप ईएसी मेंस के लिए पढ़ रहे हो। तो मैं जब ईएसी मेंस के लिए पढ़ रहा था तो ये फार्मूला ज़रूरी पड़ गया था, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रटिंग। फैटिग देखा तो रटिंग। अब रटिंग के लिए स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड के ऊपर जो स्ट्रेन आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेन आ रहा है, उसको देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो एनएफ है अगेन लेस देन इक्वल टू 30 MSA एंड ग्रेटर देन 30 MSA। ठीक है, 30 × 10⁶ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, 30 MSA का मतलब। तो इसके लिए रटिंग का क्लॉज क्या बोलता है? आईआरसी बोलता है कि अगर आपकी ट्रैफिक ऐसी है कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड लेस देन इक्वल टू 30 MSA आ रहा है, तो 20% एरिया में आप 20 mm का रटिंग अलाउेबल है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो थोड़ा कम, 10% एरिया। तो दोनों एक तरह से आप एक टेबल याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। इसमें भी 2010 था, इसमें भी 2010 है, बस इसमें 20 mm रटिंग है, इधर फैटिग क्रैकिंग है। ठीक है, बस अंतर यही है।
इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ईएसी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस आप पॉज करके फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए और इतना जानते लिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईवी है, वर्टिकल स्ट्रेन एट द टॉप। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, थोड़ा खुद का लॉजिक लगाओ। कहीं पे स्ट्रेन ज़्यादा आएगा, स्ट्रेन मतलब क्या है, एक तरह से फेलियर। स्ट्रेन अगर ज़्यादा आएगा तो हम क्या चाहेंगे, वहाँ कम व्हीकल जाए ना, तो एन की वैल्यू हम कम रखेंगे ना, तो इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। थोड़ा खुद का लॉजिक लगाइए आप लोग। ठीक है, फिर कुछ मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग जो हम लोग इन आने वाले 2-3 लेक्चरों में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो देखिए मेथड ऑफ डिजाइनिंग में देखिए 3 तरह से क्लासिफाइड है कि एम्पेरिकल मेथड जो बेस्ड है स्ट्रेंथ ऑफ द पेमेंट ऑफ सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड के स्ट्रेंथ पे जो बेस्ड है वो एम्पेरिकल मेथड है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीबीआर मेथड, मैक्लॉयड मेथड, जिसमें से ग्रुप इंडेक्स मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआर मेथड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआर मेथड। इस पे मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा जो क्या कहते हैं केवल सीबीआर होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। फिर आता है मैक्लॉयड मेथड। फिर बात करें सेमी इंपेरिकल एंड सेमी थ्योरेटिकल मेथड जो बेस्ड होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फंक्शन पे, वो है ट्राईएक्सियल टेस्ट मेथड। ये भी एक अच्छा मेथड है, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग, ट्राईएक्सियल टेस्ट मेथड। फिर आती है बात थ्योरेटिकल मेथड में बर्मिस्टर मेथड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आज का लेक्चर ग्रुप इंडेक्स मेथड के लिए। तो देखिए डिजाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस फ्लेक्सिबल, और उसमें भी सबसे पहला ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड क्या है, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बताता है। दिस इज अ बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जैसे एक जीआई वैल्यू आती है जो कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, क्या, लाइक लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब इसमें हम लोग 4 चीज़ें, मतलब मोटी मोटी 3 चीज़ें देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब समझ गए कि हम लोग प्लास्टिक लिमिट को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे एक वैल्यू निकलती है सॉइल की जो उसकी स्ट्रेंथ को एक तरह से बताती है। ठीक है, पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं। जीआई वैल्यू का एक फॉर्मूला आता है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जैसे याद किया वैसे याद कर लीजिए कि 0.2a और AB डिविलियर्स। ठीक है, तो 0.01 BD, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा बचा 0.005 AC। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो A होता है वो P-35, वेयर P इज द परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन, शायद नीचे लिखा होगा, हाँ, वेयर P इज द परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। B जो है P-15, अगेन P वही है, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। और ये दोनों की वैल्यू, A और B की वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। C की वैल्यू है लिक्विड लिमिट -40, और ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और D जो है IP-10, ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जब सारी वैल्यूज़ को रखेंगे एक GI वैल्यू आएगी। GI वैल्यू की रेंज जो होती है वो 0 से 10 होनी चाहिए, ना 0 से कम ना 20 से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 0 से कम, वैसे 0 से कम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 0 से कम आता है तो हम लोग 0 लेते हैं, और अगर 20 से ज़्यादा आता है, मान लेते हैं 22 आ गया, तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट 20 लेंगे। तो अब इस GI के हिसाब से सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक को, तो मतलब एक तरह से पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को हम लोग डिफाइन किए। क्या, अगर 0 to 1 है सॉइल GI वैल्यू तो आपकी सॉइल गुड है, गुड फॉर पेमेंट। 2 to 4 है तो फेयर है, ओके। 5 to 9 है तो पुअर है, एंड 10 to 20 है तो वेरी पुअर है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि GI वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा, GI वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि उसकी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स घट रही है, एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ लेने की कैपेबिलिटी घट रही है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि GI वैल्यू का रेंज जो है 0 to 20। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0 to 20 कॉमा। हाँ, तो अब आप लोग खुद सोचिए, कोई चीज़, कोई ऐसी वैल्यू जिसका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कम है,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैंने लिखा था GI वैल्यू 0 to 10, ठीक है। एक सॉइल है जिसकी GI वैल्यू ज़्यादा है, GI वैल्यू मान लेते हैं 12 है, और एक सॉइल है जिसकी GI वैल्यू 6 है। तो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा अच्छी एज़ कम्पेयर टू दिस, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी जो थिकनेस होगी वो कम थिकनेस में भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं T1 थिकनेस इसकी है, इसके लिए ज़्यादा थिकनेस देना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है T2। तो जैसे जैसे हमारा GI वैल्यू बढ़ेगा हमको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हायर GI वैल्यू का मतलब है पुअर द सॉइल, हेंस हायर द थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल। हायर GI वैल्यू का मतलब क्या? पुअर द सॉइल एंड हाईएस्ट द थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल। तो हम लोग कह सकते हैं कि GI वैल्यू बढ़ा, सॉइल क्वालिटी घटी और थिकनेस ऑफ द पेमेंट बढ़ा। और क्या क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ये सब, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन से हैं कि थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द GI वैल्यू ना। ऑल्सो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स, यहाँ देखिए, यहाँ वाले पार्ट में देखिए, अगर बोल दे इसमें कि सरफेस कोर्स और बेस कोर्स की थिकनेस, तो ये GI वैल्यू प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, इनकेस अगर ऑप्शन में ऐसा है तो। लेकिन अगर बोल दे कि सरफेस कोर्स, बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स, तब केवल GI वैल्यू अलोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस मेथड थिकनेस ऑफ बेस सरफेस कोर्स डिसाइडेड बाय डेली वॉल्यूम ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, मतलब वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इसकी लिमिटेशन की बात कर दें तो क्वालिटी ऑफ पेमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल मतलब कैसा बिटुमेन है, क्या है, ये हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। बस सॉइल का क्या कहते हैं जो GI वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से। तो कभी कभी होता क्या है कि सेम थिकनेस रिक्वायर्ड इवन इफ बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर वो बेटर क्वालिटी का है तो भी हमें सेम थिकनेस देनी पड़ेगी क्योंकि हमने सॉइल की GI वैल्यू वैसे निकाली है। तो ये हो गया GI वैल्यू के बेसिस पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस की बात, ठीक है। अब अगला टॉपिक है CBR वैल्यू, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये खुद अपने में बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर बहुत क्वेश्चन फंसता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।